तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल यादव एक्सेल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर एक बार मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में लगे हुए होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से ही आज मैं शुरू कर रहा हूं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहले हम इसका बेस जान लेंगे हल्का सा, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे आएंगे जो पुलिस में आते हैं उस लेवल के। हम उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट करके ये अपना इस समय का बैच चला रहे हैं। तो देखो, ये है यूपीपी स्पेशल। संख्या पद्धति में क्या होता है, एक नंबर लाइन होती है। ये होता है मैन बिंदु 0 0, इधर चलेंगे +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, ये होता है प्लस अनंत। इधर आएंगे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस का अनंत। ये आपकी नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर प्रकट की जाने वाली सारी रेखाएं जिन्हें हम इस पे प्रस्तुत कर सकें या इनसे, तो उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो संख्या जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। देखो, आपको मैं बता दूं, जो संख्या होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक, दूसरी होती हैं काल्पनिक। काल्पनिक क्या है, बस हमारी सोच है और बाकी कुछ नहीं, हम इमेज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वास्तविक ऐसी रेखाएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रेजेंट कर सकें, प्रस्तुत कर सकें, ऐसी रेखाएं, चाहे वो कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, √3 हो, √4 हो या √5 हो, कुछ भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन काल्पनिक क्या है, जैसे माइनस का √1 है, माइनस का √4 है, ये कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक साइंटिस्ट हुए आइंस्टाइन, उन्होंने इसे सोल्व कर दिया, I और इसका 2, I और इसका 2, इस तरह से। लेकिन इसकी साइंस में जरूरत पड़ती है, यहाँ कोई इसका महत्व नहीं है। हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम अब आगे बढ़ेंगे। संख्या बढ़ जाती हैं दो भागों में, और आगे होता है आपका सम नंबर। आप देखेंगे सम नंबर होते हैं, विषम होते हैं, फिर आपके भाज्य होते हैं, अभाज्य होते हैं, सहभाज्य जोड़े होते हैं, सहभाज्य जोड़े होते हैं, सम विषम भाज्य अभाज्य सहभाज्य जोड़े, ठीक है। और प्राकृतिक और प्राकृतिक में हम और 0 लागू कर लें, पूर्ण संख्या। इस तरह से देखो, तो सबसे पहले मैं सम को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सम वो संख्या होती हैं जो जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आता है। जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 आता है वो सम होती हैं। विषम वह संख्या होती हैं जिनके अंत में 1 3 5 7 9 आता है। अब बात करें भाज्य की, हल्का हल्का समझते चलेंगे, ज़्यादा इनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। भाज्य क्या होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त होती हो। जैसे मैंने 4 ले ली, और 4 पहली भाज्य संख्या होती है। 4 से पहले 2 आता है, वो भी अभाज्य है, 3 आता है, वो भी अभाज्य है, और 1 इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता है। 4 को अगर हम विभक्त करें, 1 से भी होगा, 4 से भी होगा, मतलब 1 से भी होगा और स्वयं से भी होगा। इसके अलावा 2 से भी होगा। अपने और स्वयं के अलावा एक गुणनखंड अगर रखती है तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। और अभाज्य क्या होती है, जैसे 2 ले लिया मैंने, 1 और 2 के अलावा किसी से विभक्त ही नहीं होता, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएंगी, अभाज्य कहलाएंगी। जैसे 3 ले लिया मैंने, 1 और 3 के अलावा नहीं होता। जैसे 5 ले लिया, 1 और 5 के अलावा किसी से विभक्त नहीं होता। जैसे मैं 9 ले लूँ तो 1 9 और 3 से हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य। और यहाँ से एक क्वेश्चन उठ भी जाता है कि प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो क्या होगी, 9 होगी। समझे होंगे आप मेरी बात को। अब देखो, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं, इसी में आपको बेसिकली हल्के हल्के अलजेब्रिक सूत्र में आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, बहुत ज़रूरी होते हैं नंबर सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, इतने आप नोट करें।
इतने मैं इन्हें बाद में आपको रिवाइज कराता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चौथा होता है आपका a प्लस बी की होल थ्राइस, पाँचवा होता है a माइनस बी की होल थ्राइस, छठा होता है आपका a की क्यूब प्लस b की क्यूब, सातवां होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ठीक है, पहले इन 7 को ही कवर कर लें। देखो इधर देख लेते हैं। और 8वां सूत्र होता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 9वां होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 10वां होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपका 11वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है। सीधा ये क्वेश्चन ही उठ जाता है इससे। देखो पहला वाला समझेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2ab। ऐसे इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2ab। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, इसी सूत्र को बोलते हैं चौटाला घोटाला। ठीक है, तो देखो ये आपका है a प्लस बी की होल थ्राइस, तो a की क्यूब प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इस वाले को आप खोलेंगे तो a की क्यूब प्लस वो माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इसे आप खोलेंगे तो पहली ब्रैकेट में तो a प्लस b, दूसरी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का है तो माइनस का ab। दूसरी में इस वाले को खोलेंगे a की क्यूब माइनस b की क्यूब को, तो a की पहली ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का है तो प्लस का ab। तो ये आपके 7 सूत्र ये वाले कंप्लीट हैं। आगे इस वाले देख लो, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ab प्लस बी सी प्लस सी ए। और यही अगर आप आयतन में जाएंगे मेंसुरेशन में तो ये किसी का और भी सूत्र होता है, पता है किसका। देखो ये होता है भैया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। ठीक है, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो ये प्लस प्लस के हैं, प्लस माइनस कट जाएंगे, बाकी 2a और 2b। तो इसका सूत्र होता है 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये माइनस है, घटा दूँ मैं ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस a से a b से b क्या बचेगा, 2 2 जोड़ के 4ab आ रहा होगा। अब ये सबसे लास्ट वाला और आखिरी मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, आप समझ लेंगे आप इसे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है आपका, पहली ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरी इधर नहीं आएगी, मैं नीचे लिख देता हूँ। देखो ये चलो इसके बराबर में जमा देता हूँ। इसका होता है पहली ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का बी सी माइनस का सी। इसके साथ एक शर्त जुड़ी होती है, यदि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए देन, यानी कि तब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc। तब ये वाला पोर्शन 0 तो गुणा में सब 0 हो गया, ये माइनस का है उठ के बराबर में आ गया। ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र थे, फार्मूले थे एल्जेब्रिकल। अगर आप इन्हें नहीं समझ पाए दोबारा रिवाइज करके देखें। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा कुछ नियम बता देता हूँ आपको 2-4। और देखो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो वर्दी की 100% गारंटी मैं आपकी ले सकता हूँ, समझे। 100% वर्दी की गारंटी आपकी मेरी रहेगी। देखो 2 4 8 16 32 64 128 इनसे विभक्त होने के नियम बता देता हूँ। 2 किसका बना होता है, 2 की पावर 1 का होता है। 4 किसका होता है, 2 की पावर 2 का होता है। 8 किसका होता है, 2 की पावर 3 का। 16 2 की पावर 4 का। 32 2 की 5 का। 64 2 की 6 का। 128 2 की 7 का। और आगे भी क्रम चलता रहेगा। तो इनका रूल ये होता है भैया, जितनी जिसकी घात हैं उतने अंतिम अंक। अंतिम
2 का रूल ये है कि अंतिम एक अंक 2 से पूर्णतया विभक्त हो। अंतिम एक अंक 2 से पूर्णतया विभक्त हो। 4 का रूल ये कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया विभक्त हो। 8 का रूल ये कहता है कि अंतिम कितनी घातें हैं यहाँ 3 अंक 8 से पूर्णतया विभक्त हो। 16 का रूल ये कहता है कि अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतया विभक्त हो। इसी तरह ये आगे भी रूल जारी रहेगा। 32 में 5 हो जाएंगे, 64 में 6 हो जाएंगे और 128 में 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। जिसकी जितनी घातें उतने अंतिम अंक उस संख्या से पूर्णतः व्यक्त हो जाएं तो क्या कहलाएगा, वो उसका रूल बन जाता है। तो देखो ये 2 के गुणांक में हो गया, मैं 5 के गुणांक में बता देता हूँ आपको। पाँच की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, बस इतने ही होते हैं। 5 का होता है ये 25 होता है, इसका मान इसका होता है 125। तो 5 का रूल ये है कि अंतिम एक अंक 5 से पूर्णतया विभक्त हो। 25 का रूल ये बताता है कि अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णतया विभक्त हो। 125 का रूल ये कहता है कि अंतिम 3 अंक 125 से पूर्णतया विभक्त हो। तो अब तक हमने कौन से रूल पढ़ लिए? 5, 25, 125, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो ये मोस्ट कुछ रूल थे, ये मैंने आपको बता दिए। आगे देखो, हम बात कर लेते हैं 3 के गुणांक में। जैसे 3 का 9 का 3 का रूल ये होता है कि अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। 9 से का रूल भी होता है कि अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो 3 का हो गया, 9 का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 11 के रूल की। तो 11 से व्यक्त होने का नियम ये होता है कि सम स्थानों पर आए अंकों का योग व विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप देख लें, 3, 5, 3, 8, 7। तो सम स्थान कौन से होंगे इसके? जैसे ये वाला सम है, दूसरा और चौथा। विषम कौन से होंगे? पहला, तीसरा और 5। 7, 3, 10 और 3, 13। 5 और 8, 13। इनका अंतर 0 आया। तो ये संख्या आप चेक कर सकते हैं 11 से पूर्णतः व्यक्त होगी। देखो मैं करके दिखाऊंगा आपको। 11 तिया 33, बचा 2, 23 हो गया। 11 दूनी 22, बचा 1,
11 का ना 11, बचे 7, 11 सत्ते 77, तो पूर्णतः व्यक्त है 11 से। समझ रहे होंगे आप ये सारे रूल 11 से व्यक्त होने का। तो देखो ज़्यादातर रूल मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ आज, और मैं आज आपको सिखा देता हूँ इकाई निकालने का अंक, और इससे अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा इकाई का अंक। तो आज इतना ही रहेगा, यहाँ आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।